Assalamualaikum guys, this is Kamran Ali and you're watching your own channel Learner Zone with Kami। गाइस जैसे कि लास्ट कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, उनके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, उसके बाद उनके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। सो गाइस आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाएं वो वीडियोस वॉच करें, क्योंकि उन वीडियोस के सिवा आपको आज के लेक्चर समझ नहीं आएंगे। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, इसका कंपैरिजन क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन के साथ और हीट ऑफ फॉर्मेशन के साथ, और इसके जनरल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हीट ऑफ कंबशन से हम हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। गाइस आई होप कि हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि हीट ऑफ कंबशन क्या होती है। हीट ऑफ कंबशन बेसिकली वो हीट होती है जब हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं और उस सब्सटेंस का एक मोल कंप्लीट बर्न हो जाए। बर्न होने के बाद कोई भी प्रोडक्ट मिले, वहां तक जो भी चेंज इन हीट होती है या जो भी चेंज इन एंथैल्पी होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो आए अब इसको डिस्कस करते हैं किसी जर्नल एग्जांपल से, और उसी एग्जांपल से हम इस हीट ऑफ कंबशन को हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन के साथ कंपैरिजन भी कराते हैं, ताकि हमें समझने में और आसानी हो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता था। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये कहता था कि कोई भी सब्सटेंस हो, लेट्स सपोज सब्सटेंस हमारा सब ए है, ठीक है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करे, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेट बी2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट होने के बाद हमें एक मोल ऑफ प्रोडक्ट दे दे। कितने मोल? एक मोल ऑफ प्रोडक्ट दे दे। यहां तक जो भी चेंज हीट होगी, यहां तक जो भी चेंज इस रिएक्शन में जो भी चेंज हीट होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वो कहलाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन। शर्त ये है कि यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट में एक मोल आना चाहिए। सही है, प्रोडक्ट अगर एक मोल मिल रही है किसी भी रिएक्शन में, वहां तक जो ये चेंज इन हीट आती है उसको हम कहते थे हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या था? हीट ऑफ रिएक्शन कह रहा था कि कितने भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो, ठीक है, कितने भी मोल्स ऑफ दूसरे रिएक्टेंट हो, वो रिएक्ट करके कितने भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना दे, कितने भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना दे, वहां तक जो भी चेंज इन हीट होती है वो क्या कहती है, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल से या रिएक्शन से कोई भी वास्ता नहीं है। हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली टोटल हीट, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो चेंज इन हीट होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सही है, अब ये तो था अगर प्रोडक्ट एक मोल मिल रही है और यहाँ पे टोटल जो भी रिएक्शन के अंदर जो भी टोटल हीट है उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि हीट ऑफ कंबशन क्या है। हीट ऑफ कंबशन बोलती है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, लेट्स सपोज सब्सटेंस जनरल एग्जांपल में हम ए ले रहे हैं, तो हमारे पास सब्सटेंस ए है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। सही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और कोई भी प्रोडक्ट दे दे, कोई भी प्रोडक्ट दे दे, लेकिन शर्त ये है कि जो हमारे पास ये सब्सटेंस है इसका एक मोल हो, एक मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट बर्न हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब अगर इसका एक मोल कंप्लीट बर्न हो जाता है इसके साथ, प्रोडक्ट जो भी है हमें उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ इस सब्सटेंस का एक मोल जलता है, तो वहां तक जो चेंज इन हीट होती है वो होती है डेल्टा एच इंटू सी, हीट ऑफ कंबशन। तो गाइस यहां से इसी रिएक्शन को देख के हम खुद से भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो क्या होती है, बेसिकली हीट एनर्जी होती है, इज अ हीट एनर्जी, वो है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी उस सब्सटेंस का क्या होता है, 1 मोल कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कंप्लीट बर्न हो जाता है, प्रोडक्ट कोई भी दे दे, वो वाली जो हीट होती है वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ कंबशन। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी आप बताते चले। इसकी डेफिनेशन होगी
क्या? द हीट एनर्जी, द हीट ऑफ कंबशन, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो क्या होती है? इज द हीट एनर्जी, इज द हीट एनर्जी evolved। अब ये देखें evolved क्यों है? क्योंकि हमें पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या जब भी किसी सब्सटेंस को हम अगर बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसमें से हमेशा हीट एनर्जी क्या होगी? evolved होगी, हमें बाहर मिल रही होगी। मतलब हीट ऑफ कंबशन का जो प्रोसेस होता है या हीट ऑफ कंबशन का जो रिएक्शन होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा तो मतलब उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी। evolved when कितने मोल ऑफ सब्सटेंस? when 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, when 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने मोल ऑफ सब्सटेंस? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाए? इज कंप्लीटली बर्न, मतलब वो पूरे का पूरा जल जाए, कंप्लीटली बर्न इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन कितना भी हो सकता है, ठीक है। हमें जो हम जो डिपेंडेंट है वो किस पे है? हम सब्सटेंस पे है कि हमारे पास सब्सटेंस का 1 मोल जल जाए, ऑक्सीजन तो अकेला रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास सब्सटेंस ही जल गया तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मजीद रिएक्शन नहीं चल पाएगा क्योंकि सब्सटेंस है ही नहीं, ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने भी हो सकते हैं, बस हमारे पास सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब आइए डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोसेस है क्या है? इट इज एक्सोथर्मिक। हमेशा ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इसकी हमेशा जो वैल्यू होगी वो किस में होगी? नेगेटिव में होगी, सही है। अब इसको डोनेट करते किस तरह करते हैं? इट इज डेनोटेड बाय डेल्टा एच इंटू सी। यहां पे जो सी होती है ये किसको डोनेट कर देती है? कंबशन को, सही है। यहां पे यहां तक तो आ गई हीट ऑफ कंबशन। अब आए एक दो एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या है। लेट सपोज हम कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं कार्बन ले लेता हूं, ठीक है। कार्बन ले लिया और प्लस ऑक्सीजन O2 ले लिया। कार्बन को क्या कर दिया मैंने? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं? CO2, ठीक है। अब यहां पे देखें कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट होने के बाद हमें क्या क्या दे रहे हैं? 1 मोल ऑफ CO2 दे रहे हैं। अब जरा इस रिएक्शन को देख के आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं। देखिए सबसे पहले 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जल रहा है तो ये क्या कहलाएगी? हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या कहता था? वो जस्ट टोटल हीट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा था। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर भी जो टोटल हीट होगी, भले कि 1 मोल हो या 2 मोल हो, जितने मोल हो उसको उसमें हीट ऑफ रिएक्शन को हमें फर्क नहीं पड़ता था। तो मतलब यहाँ पे जितने भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जल रहे हैं इसकी टोटल हीट को हम क्या कहेंगे? ये मतलब बराबर होगी किसके? हीट ऑफ रिएक्शन के, सही है। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन के ये बराबर आ गई। अब ये देखें जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कितनी मिल रही है? 1 मोल मिल रही है। मतलब इसकी जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन होगी, मतलब कार्बन के पास जो भी एनर्जी होगी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, वही एनर्जी होगी टोटल हीट ऑफ रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि कार्बन का 1 मोल होगा, कार्बन का 1 मोल जल गया, जलने के बाद क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन मजीद नहीं चल पाएगा क्योंकि कार्बन ही खत्म हो गया, 1 मोल ही था हमारे पास। अब अगर कार्बन ही खत्म हो गया तो ऑक्सीजन मजीद रिएक्शन तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी हमें नहीं मिलेगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितनी भी हमारे पास कार्बन के पास हीट होगी, जितनी भी हमारे पास कार्बन के पास हीट होगी, लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के पास है
393.5 किलो जूल पर ग्राम मोल या किलो कैलोरी पर ग्राम मोल, जो भी कर दें, ठीक है। तो यूनिट ऐसे ले लिया। तो अब यहाँ पे पास जो 393.5 है, यहाँ पे पास इसके पास जो हीट एनर्जी है वही टोटल रिएक्शन की हीट एनर्जी होगी, सही है। अब टोटल हीट ऑफ रिएक्शन की जो भी एनर्जी होगी, यहाँ पे 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म हो रहा है। CO2 कितने मोल से? 1 मोल है, 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी हीट एनर्जी क्या होगी? CO2 की भी 393 होगी। तो मतलब ये किसके बराबर होगा कि टोटल हीट ऑफ जो रिएक्शन है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी बराबर हो सकती है, सही है। ये समझ आ गया आपको, अच्छे से समझ आएगा। लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं H2, ठीक है। हाइड्रोजन एटम ले लिया मैंने, अब उसको मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। अब रिएक्शन के बाद ये क्या देगा हमें? हमारे पास H2O दे देगा, सही है। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे 2 लगा गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर देता हूँ? 2 कर देता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि हीट ऑफ कंबशन की शर्त यही है कि हमारे पास ये जो सब्सटेंस है, ये इस सब्सटेंस का 1 मोल जलना चाहिए, ठीक है। इसको 1 मोल को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 हटा के, यहाँ से भी 2 हटा के, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का ½ मोल कर लेते हैं, यहाँ पे ½ 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 1/2 कर दिया तो यहाँ पे कितने आ गए? ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो गया? इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब अगेन हम अगर यहाँ पे देखें तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के पास जो भी होगी वही ऑक्सीजन टोटल हीट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन जल रहा है, तो मतलब हीट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जल रहा है, तो यहाँ पे किसको वेरीफाई कर रहा है? यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन को जल रहा है, कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि हीट ऑफ कंबशन जो होगी हमेशा हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ कंबशन के जो भी रिएक्शन होते हैं, जब जितने भी मोल्स ऑफ, मतलब हीट ऑफ कंबशन क्या है कि हमारा मतलब रिएक्शन ही वो है जिसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जल रहा है, ठीक है। हमारे पास है ही 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब वही 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर जल के खत्म हो रहा है, खत्म होने के बाद हमारे पास रिएक्शन ही कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन मजीद चल ही नहीं रहा, ऑक्सीजन अकेला तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 1 ही मोल है, तो अगर हाँ 2 होते 3 होते तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन हीट ऑफ इसके कंबशन के बराबर नहीं है। लेकिन हीट ऑफ कंबशन हीट ऑफ रिएक्शन के हमेशा बराबर होगी। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन के बराबर नहीं होगी, लेकिन हीट ऑफ कंबशन हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर हमेशा होगी, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन के रिएक्शन में हमेशा हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस जल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि हीट ऑफ कंबशन जो है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर है हीट ऑफ रिएक्शन के, सही है। अब ये किसके बराबर है? टोटल जो रिएक्शन की हीट है उसके बराबर है। लेट सपोज इसकी भी यही कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, भाई 3.93 है ना, इसकी कर देते हैं कि कोई 392.8 कर देते हैं इसकी। ये हम ऐसे अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, सही है। तो हाइड्रोजन की जो ये 392 है, इसकी हाइड्रोजन की हीट एनर्जी है, सही है। वही हीट एनर्जी टोटल रिएक्शन की भी होगी, सही है। अब ये जब रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट कितनी दे रहे हैं? 1 मोल दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2। मतलब ये अगेन हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर भी है कि जो भी हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो भी हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ टोटल रिएक्शन है वो क्या कह रही है? वो इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के भी बराबर है। मतलब 392 इसकी अगर हीट एनर्जी है तो टोटल रिएक्शन की भी वही है और हमारे पास प्रोडक्ट की वही है। अब लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर ना हो। तो ऐसा कोई सब्सटेंस लेट सपोज के ले लेते हैं हम मीथेन। मीथेन का फार्मूला तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं, CH4, ठीक है। ये आएगा CH4 मीथेन आ गया हमारे पास। इसको हम क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, सही है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो अब हमें पता है कि CH4 मीथेन जो है वो हाइड्रोकार्बन एटम है। हाइड्रोकार्बन एटम जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या देते हैं? एक तो देते हैं H2O, दूसरा देते हैं CO2। तो आए इसको रिएक्ट कराते हैं, CO2 दे दिया प्लस H2O दे दिया,
H2O दे दिया। सही है, हाइड्रोकार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हम यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, तो CO2 और H2O दे दिया। अब यहाँ पे आए, इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कंप्लीट हो गए। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, तो हमें सिंपल यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही है, अब यहाँ पे इस रिएक्शन को देखें, ये रिएक्शन किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला तो मीथेन का 1 मोल जल रहा है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CO2 को, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने भी हो सकते हैं, सी है, ठीक है। तो मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके हमारे पास CO2 प्लस 2H2O दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मोल जल रहा है, तो मतलब इसकी हीट एनर्जी जो है, हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन है, ये ले लेते हैं हम 28 पॉइंट समथिंग ले ले यार, समथिंग 9, ये जो भी वैल्यूज ले रहे हैं फिलहाल हम एज एग्जांपल ले रहे हैं। सही है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। तो हीट ऑफ कंबशन की लेट्स सपोज हीट मीथेन की जो हीट ऑफ कंबशन है वो 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल है, या किलो जूल पर ग्राम मोल है। सही है, तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन इसकी जो भी है वही टोटल हीट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार एक ही एग्जांपल बताया हुआ है कि जब हीट ऑफ कंबशन मतलब मीथेन का हमारे पास 1 ही मोल होगा। सही है, 1 ही मोल होगा, तो वो जब भी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास मजीद रिएक्शन नहीं चल पाएगा। किस तरह? अब आए, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया, आए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे पास हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें रखा हुआ है पेट्रोल, ये ले लेते हैं हम बीकर, ठीक है। अब इसके अंदर 1 मोल पेट्रोल रखा हुआ है, जो भी मतलब फ्यूल रखा हुआ है, फ्यूल तो हाइड्रोकार्बन से है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या था, इसका 1 मोल है। अब यहाँ पे जल्दा कैसे इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। अब ये जब पेट्रोल का 1 मोल है, ये पेट्रोल जल के पूरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन भले ही बाहर हमारे पास पड़ा हुआ हो, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारे पास ये भी खत्म हो जाएगा। अब बात समझ आई? क्या हमारे पास अगर पेट्रोल का 1 मोल है, वो जल के खत्म हो गया, अब मजीद वो कोई आग जला पाएगा? नहीं जला पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोल था वो ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी सेम है। अब मीथेन की हमारे पास अगर 1 मोल है, अगर मीथेन ही खत्म हो गया तो रिएक्शन मजीद नहीं चल पाएगा, मतलब रिएक्शन की जो टोटल एनर्जी होगी वही मीथेन की होगी। तो हमारे पास हमने 29 पॉइंट अगर मीथेन की है तो टोटल रिएक्शन की भी वही है, ठीक है। तो आए हम 1-2 एग्जांपल इसके डिस्कस कर लेते हैं ताकि मजीद हमें और भी क्लियर हो जाए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे ये है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन। अब हमें हीट ऑफ रिएक्शन अगेन ढूंढनी है। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने क्या किया था, हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढनी थी, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन में से। अब आज क्या करना है, हमें हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढनी है फ्रॉम हीट ऑफ कंबशन में से। हीट ऑफ कंबशन गिवन होगी, उसमें से हीट ऑफ रिएक्शन हम कैसे ढूंढते हैं। तो आज देखते हैं हीट ऑफ कंबशन ढूंढनी है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, उसकी टोटल हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढनी है। अब रिएक्शन क्या है, इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं एसिटिक एसिड से, वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, इथाइल एसीटेट और लिक्विड बना रहे हैं, वाटर बना रही है लिक्विड में। सही है। अब इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH, और एसिटिक एसिड का CH3COOH, ठीक है। और उसके बाद इथाइल एसीटेट का C2H5OO CCH3 प्लस लिक्विड है H2O, ठीक है। अब इनका हमें जो हीट ऑफ कंबशन होगी वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिवन होगी। वो क्या है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इनका जो यूनिट होगा सारी वैल्यूज का वो होगा किलो कैलोरी पर ग्राम मोल, ठीक है। अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास हीट ऑफ कंबशन की वो है 326.70। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है एसिटिक एसिड, उसकी है -208.30। उसके बाद यहाँ पे इथाइल एसीटेट की जो है 538.75 और लिक्विड वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है तो इसकी यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ सब्सटेंसेस थे जो कि नेचुरली फॉर्म थे, जिनको फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ रही थी, उनकी हीट ऑफ रिएक्शन 0 थी। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे भी, और जिनकी हीट ऑफ कंबशन 0 है। वो कौन से हैं, वो सबसे पहले
इसको हम अलग करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। वो वाले जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो, क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड हो या प्रोडक्ट फॉर्म में हो, किसमें हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो उनकी जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो होती है जीरो। जैसे हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO2, ये किस में होता है, हमेशा हमेशा ये प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, तो इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, जीरो। उसके बाद अगर H2O की बात करें, लिक्विड की, इसकी भी हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे H2O इन गैसियस फॉर्म, ये है लिक्विड में, ये है गैसियस में, इसकी जीरो नहीं होती, सिर्फ लिक्विड में हीट ऑफ कंबशन जीरो होती है। उसके बाद HCl है जो कि एक्वस में होता है, HCl है जो कि एक्वस में होता है, उसकी भी हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड से चोर भी होंगे, आप ढूंढ लीजिएगा, तो अभी मुझे यही याद आ रहा है, तो इनकी जो क्या है, हीट ऑफ कंबशन जीरो है। तो आए ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने हीट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला पढ़ा था, जो कि था हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सही है। तो अब यहाँ पे भी वो सेम ही फार्मूला लगेगा, बस फर्क क्या आएगा, पूरे फार्मूले को हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है, क्या हो रहा है कि हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन ढूंढिए। हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव माइनस में होती है, तो नेगेटिव साइन इसकी मतलब निशानी होती है कि ये हीट ऑफ कंबशन का फार्मूला है। तो आए अब यहाँ पे ढूंढते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, वो बराबर है माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट सही है, या और माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ गया रिएक्टेंट, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं इस फार्मूले में। तो सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा स्टार्ट R इंटू N बराबर है माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या क्या है, एक तो है इथाइल एसीटेट और है लिक्विड, ठीक है। इथाइल एसीटेट की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है माइनस 538.75, ठीक है, प्लस H2O लिक्विड में है, जीरो है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके पास रिएक्टेंट के साइड, तो इथाइल एसीटेट है और एसिटिक एसिड है। इथाइल एसीटेट के पास हमारे पास कितनी वैल्यू है, वो है 326। तो आए पुट करते हैं माइनस 326.70, ठीक है, ये आ गई इथाइल एसीटेट की। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की वैल्यू क्या है, वो है 208। तो पुट करें 208.30। तो आए अब इन ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा H नॉट R इंटू N माइनस ये वाली वैल्यू तो माइनस 538.75, ये सेम रहेगी, माइनस, अच्छा ये यहाँ पे माइनस की है, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस की है। तो इन दोनों को सबसे पहले प्लस करते हैं, तो क्या आती है वैल्यू, माइनस 326.70, ठीक है। अब ये आ रहे हैं माइनस 535, ठीक है, ये क्या आ रहा है माइनस, ये माइनस 535, ठीक है, माइनस 535 इसकी वैल्यू आ गई। हम इसको सोल्व करते हैं, डेल्टा H R नॉट, ठीक है, ये बराबर हो जाएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस की ही पड़ी हुई होगी, तो माइनस 538.75 प्लस 535,
ठीक है। यहाँ पे अगर ये 500 क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा डेल्टा एच नॉट आर इंटू एन इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 38 है, 35 में 3.75 बचेगा। ठीक है, माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास हीट ऑफ का रिएक्शन फ्रॉम दिस रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस 3.75 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल, ये मिलेगा। सो गाइस, ये था हमारे पास इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ कंबशन में से हम हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढ लिया है। तो अब एक और एग्जांपल ढूंढते हैं जिसमें से हम क्या करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ढूंढेंगे हीट ऑफ कंबशन के थ्रू। गाइस, सो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द फ्रॉम द हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में से हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ढूंढनी है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक रिएक्शन दिया गया है कि 2 कार्बन के एटम है प्लस हाइड्रोजन, वो रिएक्ट करके बना रहे हैं C2H2। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ढूंढनी है। तो आए देखते हैं किस तरह ढूंढते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्बन की कंबशन करा देते हैं। C कार्बन प्लस O2, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं CO2। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। अब लेट्स सपोज इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसी कंबशन कराने के एंड में हमारे पास ये इक्वेशन आते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हमें कंबशन करानी है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम की हम क्या कर रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं H2 प्लस O2। मैंने हाइड्रोजन एटम की कंबशन करा ली, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ। ठीक है, यहां पे आ गया H2O। इक्वेशन बैलेंस है, हाँ। ठीक है, उसके बाद हमें C2H2 की क्या करा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, C2H2 प्लस O2, ये रिएक्ट करके बनाएंगे CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन एटम जब भी रिएक्ट करते हैं वो हमें क्या बना देते हैं, CO2 और H2O। अब आ जाए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1, इसको 2 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इनको 5 करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, 5 to 10 आ गया। अब 10 को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी का, और ये वाली जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन सी। अब यहाँ पे इनकी जो हमारे पास हीट ऑफ कंबशन है इस इक्वेशन की गिवन है वो है -94.052। ठीक है, और इस इक्वेशन की है -68.32, और इसकी जो है -310.615। ये इन इक्वेशंस की क्या है, हीट ऑफ कंबशन गिवन है। तो आए अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाए। अब किस तरह करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे इन तीनों में से कार्बन देखें कौन सी इक्वेशन में है, इक्वेशन ए में। ठीक है, इक्वेशन ए क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 1 है। अब यहाँ पे इसको उन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 इसकी वैल्यू के साथ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2 CO2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 CO2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया इस वाली इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे आ जाए इस इक्वेशन में, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी पड़े हैं, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, तो इक्वेशन बी सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखें
किस तरफ है, प्रोडक्ट की साइड, यहाँ पे किस तरफ है, रिएक्टेंट की साइड। तो और यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड हमारे पास क्या क्या आ रहा है, CO2 भी आ रहे हैं और H2 भी आ रहा है। इन दोनों को भी कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई पे माइनस करना पड़ेगा। तो आज हम माइनस कर देते हैं। सबसे पहले 310 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है। इन सबको माइनस मतलब अब एक फार्मूला बना लेते हैं, जिस फार्मूले के हिसाब से इसको सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले a को हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2a प्लस, इन तीनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। किस तरह हम लिखते हैं, प्लस b, ठीक है, प्लस b करा दिया। उसके बाद क्योंकि ये इक्वेशन सेम है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन है। पहले इक्वेशन ये थी कार्बन वाली, तो कार्बन वाली लिख दी। बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा लिया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 2 में क्या है, और इक्वेशन बी में तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को मैंने प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे C2H2 क्या था, प्रोडक्ट वाली साइड, यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड है, तो इन सबको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, C, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी इक्वेशन को एक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों उस साइड लिख लेते हैं कि ये किस तरह आ गए। सबसे पहले इक्वेशन ए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2C प्लस 2O2, ठीक है। ये इक्वेशन ए में से हमने ले लिया। उसके बाद हाइड्रोजन है, प्लस 2H प्लस 1/2 O2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे इथाइन है, यहाँ पे हमारे पास माइनस में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस में, माइनस C2H2, ठीक है, माइनस 5/2 O2, ठीक है। ये सारी हमारी क्या हो गई, प्रोडक्ट वाली साइड तो कंप्लीट हो गई। अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रिलेट करके बना रहे हैं। सारी प्रोडक्ट वाली साइड लिख दो, 2CO2, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, माइनस 2CO2, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस H2O। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट वाली साइड देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H2O से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये तो H2O कैंसिल हो गया। उसके बाद C माइनस का CO2 है, ये प्लस का CO2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ऊपर आए, ऊपर सबसे पहले देखें यहाँ पे 2C कार्बन, यहाँ पे प्लस का है, कोई भी यहाँ पे माइनस का है नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2C लिख लेता हूँ, 2C कार्बन एज इट इज रह गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5, ये 5 किस में है, ऑक्सीजन प्लस में है। यहाँ पे कितने हैं आप, ऑक्सीजन 5 है, लेकिन 5 किस में है, माइनस में, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑक्सीजन को कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में, कोई भी हाइड्रोजन इससे माइनस में नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑक्सीजन को एज इट ही लिख लेता हूं। यहां पे क्या आ गया, H2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस C2H2 है, इथाइन माइनस में पड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन की उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, C2H2, ठीक है। अब आए इनकी हीट ऑफ कंबस्शन की जो वैल्यू थी उनको सोल्व कर लेने के। पहली इक्वेशन के साथ हमने क्या किया था, 2 को मल्टीप्लाई किया था, मतलब -94.5 को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी हीट ऑफ कंबस्शन लिख लेते हैं। पहले हमारे पास 188.104, ठीक है। अब हाइड्रोजन की क्या थी, वो थी सेम ही थी, वो क्या थी, -68.32। उसके बाद हमने इक्वेशन सी के साथ क्या किया था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था माइनस से, तो वो वैल्यू ऑलरेडी माइनस में थी, -310.615 थी, तो वो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी प्लस की, ठीक है, ये आ गई प्लस 310.615,
ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला अगेन वही सेम आ जाएगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या है मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सही है, माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट्स। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स को, हीट ऑफ फॉर्मेशन को हमें पता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन लेके लिखेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो आए अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है C2H2 है, C2H2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है 310.615, ठीक है। उसके बाद माइनस, माइनस में क्या है, आ जाए यहाँ पे माइनस में है ये -188.104, ठीक है। और माइनस यहाँ पे प्लस हो रही है, यहाँ पे एक्चुअली प्लस होनी चाहिए लेकिन माइनस इंटू प्लस प्लस हो माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस 68.32, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आ जाएगी -310.615 माइनस, अब इनको सोल्व कर देते हैं तो 188.104 68.32, तो ये आ जा रहे हैं माइनस के 256.424, ठीक है। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से हम हटा के प्लस कर देते हैं, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस कर देते हैं इसको अगर 256 पॉइंट, ठीक है। अब प्लस हो गए, अब इन दोनों को प्लस करा देते हैं तो 310.615 प्लस 256.424, ये आ रहे हैं हमारे पास डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इज इक्वल टू, ये आ जाएगी माइनस का, क्योंकि माइनस पूरे फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगी -567.039 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल। तो ये आ गई हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो गाइस आज के लेक्चर में यही था, तो मिलते हैं अगले ही किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।